दोस्तों 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के 36 साल बाद आज पहली चार्जशीट फाइल हुई है। सरला भट्ट के साथ जिस हैवानियत को देखकर पूरे घाटी से कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर दिया, आज 36 साल बाद उस पर पहला ठोस कदम उठाया गया है। सवाल यह कि जिस यासीन मलिक पर इसके आरोप थे, उसके साथ इतनी नरमी क्यों बरती गई? जस्टिस में 36 साल क्यों लग गए? और आखिर क्या मजबूरी थी कि देश की सरकारें लगातार उस इंसान के सामने मजबूर रहीं जिस इंसान की औकात भारत के सामने कुछ भी नहीं थी? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। 36 years after the killing of Kashmiri Pandit nurse Sarla Bhatt, State Investigation Agency has filed its charge sheet in the case. Now, Sarla Bhatt was in fact abducted, tortured and shot dead in 1990 with a body dumped in downtown Srinagar. 1990 की बात है दोस्तों। ये वो समय था जब डर के मारे कश्मीरी हिंदू वहां से भागने को मजबूर हो गए। तब 27 साल की सरला भट्ट श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही थी ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। 15 अप्रैल 1990 को सरला को उनके हॉस्पिटल से उठा लिया गया। 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखने के दौरान आतंकवादियों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। क्रूरता की हदें पार करते हुए हत्यारों ने चाकू से उनके शरीर को जख्मी किया और गोद दिया। 19 अप्रैल को जब उनकी लाश मल्ला बाग में फेंकी गई तो यह दुख उनके परिवार के लिए यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सरला की गोलियों से छलनी लाश अनंतनाग आई तो वो इलाका लोगों के चले जाने से पहले ही एक सुनसान शहर बन चुका था। बेबस और अकेले पड़ चुके दुखी परिवार को उनकी अर्थी उठाने के लिए लोग तक नहीं मिल पा रहे थे। जब वे उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे तब उनके घर पर अटैक भी हुआ, बम फेंका गया। चुन चुन कर फैलाए गए इस डर ने वहां बचे आखिरी हिंदू परिवारों को भी भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट सिस्टम और पुलिस की ढिलाई देखने को मिली दोस्तों। हालांकि 1990 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन उस फाइल को दबा दिया गया। साल 2025 में जाकर एक खास जांच एजेंसी SIA ने इस मामले को दोबारा खोला और 4 टेररिस्ट के नाम सामने आए। इनमें से 2 मर चुके हैं, एक फरार है और एक जेल में है। जो जेल में सड़ रहा है उसका नाम है यासीन मलिक। कल ही इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। सरला जी का मामला कोई इकलौता मामला नहीं है। 80 के दशक के आखिर और 1990 के दौरान कश्मीर में हजारों महिलाओं को इसी तरह के जुल्म का सामना करना पड़ा था, जिनकी कहानियां आज इतिहास से पूरी तरह मिटा दी गई हैं। लेकिन यासीन मलिक अपने किए की सजा भुगत रहा है और अभी और भुगतेगा। दोस्तों यासीन मलिक बैन हो चुके ऑर्गेनाइजेशन JKLF का मुखिया और अलगाववादी नेता है। 1980 के दशक के आखिरी सालों और 90 की शुरुआत में कश्मीर घाटी में आर्म्स टेररिज्म शुरू करने और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा भड़काने में इसी का प्राइमरी हाथ था। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और NIA उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है। NIA ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस केस में 36 साल की देरी इसलिए हुई क्योंकि घाटी में आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने दहशत और डर का ऐसा माहौल बना रखा था कि गवाहों के लिए सामने आकर सच बोलना नामुमकिन हो गया था। पुलिस ने इस कार्रवाई को जस्टिस की उम्मीद और एक कड़ा मैसेज बताया है कि वक्त कभी भी आतंकियों के लिए ढाल नहीं बन सकता, सजा होकर रहेगी। 36 सालों तक सरला भट्ट जी के मामले की जांच पूरी तरह से बंद रही। इसके पीछे सरकारी नाकामी और कानूनी टेक्निकलिटीज प्राइमरी वजह थी। जब श्रीनगर के निगीन पुलिस स्टेशन में इस मामले की पहली रिपोर्ट दर्ज की गई तब कश्मीर घाटी में सरकारी ढांचा पूरी तरह टूट चुका था। लोकल पुलिस बेबस थी और JKLF के खौफ की वजह से कोई भी गवाह अपनी जान जोखिम में डालकर बयान देने को तैयार नहीं था। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और हत्याओं से जुड़े दर्जनों पुराने मामलों को दोबारा खोलने के लिए साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी। हालांकि बड़ी अदालत ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि 27 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद अब पक्के सबूत जुटाना, गवाहों को ढूंढना और निष्पक्ष केस चलाना लगभग नामुमकिन है। इसने पुराने मामलों की जांच पर एक तरह से कानूनी रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नए सिरे से इन पुराने मामलों की जांच सौंपी गई। पिछले 2 सालों में SIA ने मॉडर्न फॉरेंसिक तौर तरीकों, सिक्योर गवाहों के बयानों और पुराने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को खंगालकर कड़ियां जोड़ी, डॉट्स कनेक्ट किए, जिसके नतीजे में टाडा कोर्ट में यह 737 पन्नों की ऐतिहासिक चार्जशीट दाखिल हो पाई। सरला भट्ट हत्याकांड की नई चार्जशीट और खुद अदालतों में पेश कागजातों के मुताबिक एक समय पर भारत के पॉलिटिकल गलियारों और दिल्ली के सरकारी महकमों में उस इंसान की नजदीकियां और हनक बहुत ज्यादा थी। एक दौर में दिल्ली के बड़े नेताओं और अफसरों के बीच यासीन मलिक को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार और तवज्जो दी जाती थी। इस VIP ट्रीटमेंट की वजह से उसे पॉलिटिकल हलकों में ताने के तौर पर नई दिल्ली का दामाद तक कहा जाने लगा था। आतंकी वारदातों में शामिल होने के बावजूद उस समय की सरकारों ने उस पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय उसे बचाकर रखा। यासीन मलिक को भारत सरकार ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक जरूरी बातचीत करने वाला माना था। उसे दिल्ली के बड़े मंचों पर भी बुलाया जाता था और देश के बड़े बड़े राजनेताओं, अफसरों और खुफिया एजेंसियों के चीफ के साथ उसकी सीधी बैठकें होती थीं। अलग अलग समय पर देश के टॉप लीडरशिप के साथ उसके सीधे कांटेक्ट भी रहे। अदालती डॉक्यूमेंट्स और दावों के मुताबिक वो इंसान करीब 3 दशकों तक भारत सरकार के एक ऑफिशियल बैक चैनल यानी पर्दे के पीछे चलने वाली बातचीत का हिस्सा बना रहा, जिसमें वो सीधे देश के
खुफिया चीफ्स के कांटेक्ट में भी रहता था। इसी पॉलिटिकल पहुंच और महकमों की लापरवाही का नतीजा था कि 1990 में सरला भट्ट जैसी हजारों महिलाओं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, उसके बावजूद यासीन मलिक के खिलाफ केसों की फाइलें दशकों तक दबी रहीं और उसे खुला घूमने व पॉलिटिकल रसूख का मजा लेने की छूट मिली रही। भारतीय राजनीति और एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में यासीन मलिक को लंबे समय तक जो ढील और वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, उसके पीछे उस समय की सरकारों के अपीजमेंट और शॉर्टकट से शांति बनाने की नीतियां थी। सरकारें उसे आतंकवाद के खात्मे का जरिया और कश्मीर का यूथ नेता मानने की भूल कर बैठी थी। उस पर इस मेहरबानी को हम इतिहास के इन इंसिडेंट से आसानी से समझ सकते हैं। दिसंबर 1989 में देश के फॉर्मर सेंट्रल होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का जेकेएलएफ के आतंकियों ने किडनैप कर लिया था। इस पूरी साजिश के पीछे यासीन मलिक प्राइमरी चेहरा था। तब की वीपी सिंह सरकार ने टेररिस्ट की मांग के आगे घुटने टेक दिए और रूबिया की रिहाई के बदले जेकेएलएफ के 5 खूंखार आतंकियों को जेल से रिहा कर दिया। इस इंसिडेंट ने यासीन मलिक और उसके ऑर्गेनाइजेशन का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सरकार के इस ढीले रुख के कारण ही इसके ठीक बाद जनवरी 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या हुई और अप्रैल 1990 में सरला भट्ट जैसे हीनियस एक्ट्स को अंजाम दिया गया। इसके बावजूद सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस इंसान पर वो सख्त शिकंजा नहीं कसा जो कसा जाना चाहिए था। दोस्तों, यासीन मलिक कैसा इंसान था और दिल्ली यासीन मलिक को उस टाइम पर कैसे सपोर्ट करती थी, इस बारे में डिटेल में बात हुई है सीनियर जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल के साथ हमारे एक पॉडकास्ट में। लिंक उस पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर देखना। इनफैक्ट यासीन मलिक के बारे में उन्होंने बोला क्या, वो एक छोटी क्लिप यहां पर मैं आपके लिए चला देता हूं। ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रासदी क्या है हमारे देश की कि इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरीके से गुमराह करता है सरकार को। एक आतंकवादी को बोलता है कि ये हमारे लिए काम करेगा। अब चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं काम करेगा। क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। वो तो आपके पैसे लेता रहा। आप दिल्ली में उसको 5 स्टार होटल में मुहैया करते रहे सर्विसेज। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द डे कि कांग्रेस के टाइम पे यासीन मलिक को यहाँ पर होस्ट किया गया। देखा आपने दोस्तों, ये पूरा एपिसोड, ये पूरा पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है और इस पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मई 1994 में जब यासीन मलिक जेल से छूटा तो उसने एक बड़ा पॉलिटिकल पासा फेंका। उसने ऐलान किया कि जेकेएलएफ अब बंदूक छोड़ रहा है और वो कश्मीर की आजादी के लिए शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीका अपनाएगा। दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों ने मलिक के इस बदले हुए रूप के ढोंग को हाथों हाथ लिया। उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट और खुफिया एजेंसियों ने उसके पुराने सभी बड़े अपराधों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि जस्टिस करने की बजाय सरकारों ने उसे एक सुधरा हुआ उग्रवादी मानकर शह देना शुरू कर दिया ताकि घाटी में एक्टिव बाकी पाकिस्तानी आतंकी गुटों जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के असर को कम किया जा सके। यासीन मलिक पर मेहरबानी का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल एग्जांपल 17 फरवरी 2006 को देखने को मिला। तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में अपने ऑफिशियल घर 7 रेसकोर्स रोड पर यासीन मलिक को न्योता दिया। दोनों ने कैमरे के सामने हाथ मिलाया और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की। एक ऐसे टेररिस्ट को जिसके हाथ बेकसूर नागरिकों और भारतीय जवानों के खून से रंगे थे, देश के सबसे बड़े पद पर बैठे आदमी ने कश्मीर पीस टॉक्स का हिस्सा मान लिया उस इंसान को। इस मुलाकात ने यासीन मलिक को दुनिया के सामने एक पॉलिटिकल मान्यता दे दी, जिससे अदालतों और पुलिस के लिए उसके खिलाफ पुराने मामलों में कार्रवाई करना लगभग नामुमकिन हो गया। दोस्तों, यासीन मलिक ने जब खुद सबके सामने हथियार उठाने की बात कबूल की थी, उसके बावजूद उसे दशकों तक कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती रही। क्यों भाई? किसी भी अफसर या जज के लिए एक ऐसे इंसान के खिलाफ जांच आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया जिसे सीधे पीएमओ का प्रोटेक्टिव हैंड हासिल था। यह पॉलिटिकल ढाल तब टूटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलगाववाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिसके बाद मलिक को उम्र कैद हुई और अब जाकर सरला भट्ट जैसे मामलों में कोर्ट के अंदर जाकर अब इंसाफ की गुहार लगाई जा सकी। मतलब सोच के देखिए, कमाल का सिस्टम है हमारा। अभी तक इंसाफ मिला नहीं है, लेकिन इंसाफ की गुहार अब जाकर लगाई जा रही है। कमाल का सिस्टम है हमारा भाई साहब, कमाल का। चलिए चलते चलते ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हुई कैसे और आगे कैसे बढ़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ब्रांच एसआईए ने श्रीनगर की टाडा कोर्ट में इस मामले में 737 पन्नों की एक बहुत ही बड़ी चार्जशीट दाखिल की है। 36 साल पुराने इस मामले में इस चार्जशीट का आना कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जस्टिस की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस चार्जशीट में यासीन मलिक समेत कुल 5 आतंकवादियों को नामजद किया गया। यासीन मलिक प्राइमरी साजिश करता है जो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। खुर्शीद अहमद चाल को सरला भट्ट केस में ट्रिगर पुलर था, यानी उसने गोली चलाई थी, वो फिलहाल फरार है।
और इसके पाकिस्तान या पीओके भाग जाने का शक है। इसके खिलाफ कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाकी के जो 3 आरोपी हैं, अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद टापलू, इनकी मौत हो चुकी है। एसआईए ने अपनी जांच में साबित किया है कि सरला भट्ट की हत्या कोई आम या अकेली क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं थी। यह जेकेएलएफ द्वारा कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े सोचे समझे आतंकी अभियान का हिस्सा थी। मकसद था कश्मीरी हिंदुओं के मन में खौफ पैदा करना ताकि उन्हें घाटी छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा सके। जब सरला भट्ट की डेड बॉडी श्रीनगर के मल्लाबाग उमर कॉलोनी में मिली तो आतंकवादियों ने उनकी डेड बॉडी के पास एक पर्चा छोड़ा था जिसमें उन्हें सुरक्षा बलों की मुखबिरी करने वाला बताया गया था। चार्जशीट में साफ लिखा है कि यह आरोप पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था ताकि उनकी ब्रूटल मर्डर को सही ठहराया जा सके। दोस्तों, दशकों तक सरला भट्ट और उनके जैसे हजारों कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई। उनकी डेड बॉडी पर लगे मुखबिरी के झूठे दाग को सच मान लिया गया था। आज कानूनी रूप से चार्जशीट दाखिल होने का मतलब है कि देश की कानूनी व्यवस्था ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया है कि सरला भट्ट निर्दोष थी और उनके साथ जो हुआ वो आतंकवादियों की एक सोची समझी क्रूएल कॉन्स्पिरेसी थी। जस्टिस की पहली सीढ़ी यही होती है दोस्तों, सच को एक्सेप्ट करना। लेकिन इतना देरी से, इस बात की शर्म है हम सबको। यह इंसिडेंट साबित करता है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, पॉलिटिकल सत्ताएं बदल जाएं या अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। जो यासीन मलिक कभी प्रधानमंत्री के साथ बैठता था, आज उसे एक नर्स की हत्या के मामले में आरोपी के रूप में अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। यह सफरिंग ह्यूमैनिटी का कानून की सुप्रीमेसी पर विश्वास बहाल करता है। लंबे समय तक सिस्टम ने रणनीतिक फायदों और शॉर्टकट शांति के नाम पर अपराधियों को संरक्षण दिया। इस केस का दोबारा खुलना यह मैसेज देता है कि पॉलिटिकल जरूरतें कभी भी जस्टिस की जगह नहीं ले सकती। राज्य देर से ही सही लेकिन अपने नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जस्टिस केवल अतीत को सुधारने के लिए नहीं बल्कि भविष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। यह कार्रवाई एक कड़ा मैसेज है कि भारत के खिलाफ हथियार उठाने वाले और निर्दोषों का खून बहाने वाले आतंकवादी चाहे बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं या मर ही क्यों ना जाएं, देश की एजेंसियां उनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगी। यासीन मलिक जैसे आतंकी और पाकिस्तान परस्त आदमी को जेल में सड़कर मरना ही होगा। लेकिन एक सवाल जो हर भारतीय नागरिक के मन में है और वो पूछना चाहता है सिस्टम से चिल्ला चिल्ला कर कि आखिर हमारा सिस्टम इतना ढीला क्यों है कि न्याय मिलने में, जस्टिस मिलने में इतना टाइम लग जाता है। आखिर क्यों और कब सुधरेगा ये सिस्टम? इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई ओपिनियन, आपकी कोई राय, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, इसे शेयर जरूर करना। बड़ी मेहनत से रिसर्च करके हमारी टीम ये वीडियो आपके लिए बनाती है डेली। अगर उनका एफर्ट आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली फ्रेंड्स से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।